सुबह के 9 बज रहे हैं। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और हम आपके लिए लेकर आए हैं सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबर। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और आपको दिखाएंगे एनडीए की बैठक में आज चिराग पासवान पर होगा आर पार और साथ ही आपको सुनाएंगे कि बिल्कुल नए अंदाज में ओम जय जगदीश है। बिहार में नीतीश कुमार की ताजपोशी पर आज एनडीए की बैठक होने वाली है। हालांकि नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना तय है, लेकिन इसके बावजूद भी नीतीश ने फैसला एनडीए पर छोड़ा है। बिहार में महागठबंधन को पटखनी देने के बाद अब एनडीए सरकार बनने जा रही है। इसी पर आज एनडीए की अहम बैठक है। बैठक में नीतीश कुमार को सीएम चुनने की औपचारिकता पूरी करने के साथ साथ आगे की रणनीति भी तय की जाएगी। लेकिन बैठक से पहले मुख्यमंत्री की पोस्ट पर नीतीश कुमार के बयान से अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। बिहार का चुनाव परिणाम आने के बाद पहली बार गुरुवार की शाम को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मीडिया से रूबरू हुए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि आज एनडीए की बैठक में तय किया जाएगा कि कौन बिहार का अगला मुख्यमंत्री होगा। सीएम होने के सवाल पर नीतीश ने कहा कि वो इस पद पर दावा पेश नहीं कर रहे हैं। निर्णय एनडीए के नेता करेंगे। मेरी तरफ से आपने देखा है कि कभी हम दावा करते हैं और एनडीए का ये निर्णय होता तो जो एनडीए का निर्णय होगा वही ना मान्य होगा। बीजेपी को इस बार 74 तो जेडीयू को 43 सीटें मिली हैं। जेडीयू के खाते में कम सीटें आने की वजह से नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी से बचते नजर आ रहे हैं। हालांकि नीतीश का सीएम बनना तय है, लेकिन कैबिनेट में बीजेपी के मंत्रियों की तादाद में इजाफा हो सकता है। जेडीयू की ये हालत हुई चिराग पासवान की वजह से। यही वजह है कि नीतीश कुमार ने चिराग का नाम लिए बगैर कहा कि एलजेपी ने जेडीयू को बहुत नुकसान पहुंचाया। अब बीजेपी चिराग पासवान के बारे में फैसला ले। मुख्यतः हम लोगों के क्षेत्र से वहाँ पर ऐसे लोगों को खड़ा करके वोट को काटा गया है। जानबूझ करके हम लोगों के ऊपर प्रहार अगर कोई कहीं से किया गया है तो ये तो वही लोग जानते हैं। आकलन करना और क्या करना चाहिए इसका निर्णय लेना ये तो बिल्कुल बीजेपी का काम है। बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद कल महागठबंधन के नेताओं की भी बैठक हुई। तेजस्वी यादव को महागठबंधन का नेता चुना गया, जिसके बाद तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर तीखे अटैक किए। सरकार में अगर जो लोग छल कपट धन बल के कारण जो लोग बैठ रहे हैं उनसे हम कहना चाहते हैं कि 4 दिन की ही चांदनी है। तेजस्वी ने चुनाव में धांधली के आरोप भी लगाए और कहा 20 सीटों पर उन्हें हराया गया। बिहार के बाद बीजेपी का मिशन बंगाल का आगाज हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेएनयू में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का वर्चुअल अनावरण किया। जेएनयू को लेफ्ट का गढ़ माना जाता है और इस दौरान मोदी ने इशारों में वामपंथी विचारधारा पर हमला किया। स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का अनावरण यूं तो दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हो रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तीर से 2 निशाने लगा रहे थे। मोदी जानते हैं कि बंगाल में परचम लहराना है तो ममता बनर्जी की चुनौती को पार करना ही पड़ेगा। साथ ही लेफ्ट को भी साइड लगाना पड़ेगा और लेफ्ट को साइड लगाने के लिए जेएनयू से बेहतर कोई दूसरी जगह हो नहीं सकती थी। राष्ट्रहित से ज्यादा प्राथमिकता अपनी विचारधारा को देना, ये रास्ता सही नहीं है दोस्तों। हमारी विचारधारा राष्ट्रहित के विषयों में राष्ट्र के साथ नजर आनी चाहिए, राष्ट्र के खिलाफ कतई नहीं। राष्ट्रहित का प्रश्न हो तो अपनी विचारधारा के बोझ तले दबकर फैसला लेने से देश का नुकसान ही होता है। एबीवीपी पिछले 15 वर्षों से जेएनयू में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति लगाने की मांग कर रही थी, लेकिन इस मांग पर पहली बार गौर 2016 में तब किया गया जब प्रोफेसर एम जगदीश कुमार जेएनयू के वीसी बने। यह प्रतिमा 2018 में बनकर तैयार हो गई थी, लेकिन 2 साल तक अनावरण का इंतजार करती रही। स्वामी विवेकानंद बंगाल के सांस्कृतिक स्तंभ हैं। उनकी मूर्ति जेएनयू में लगने का संदेश बिल्कुल साफ है। ये प्रतिमा हमें राष्ट्र के प्रति अगाध समर्पण सिखाएं। जब जब भारत का सामर्थ्य बड़ा है तब तब उससे दुनिया को लाभ हुआ है।
बंगाल में 2021 में विधानसभा चुनाव है और बीजेपी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। भले ही मोदी ने खुलकर ममता बनर्जी और लेफ्ट संगठनों का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके विचार बंगाल में वामपंथी विचारधारा और ममता सरकार पर सीधा अटैक कर रही थी। बंगाल में अगले साल चुनाव होने हैं, लेकिन हिंसा का दौर अभी से शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर हमला भी किया गया। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में दिलीप घोष के काफिले पर पत्थर फेंके गए, जिससे गाड़ी के शीशे टूट गए। वहीं ममता बनर्जी के खेमे में बगावत की सुगबुगाहट नजर आ रही है। ममता सरकार में परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बगावती तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। दिलीप घोष का काफिला जब अलीपुरद्वार से गुजर रहा था, तब उनकी गाड़ी पर पत्थर फेंके गए। हमला पूरी प्लानिंग के साथ किया गया। दर्जनों की भीड़ काले झंडे लेकर बीजेपी के खिलाफ नारे लगाती हुई सड़क पर आ गई और हमला कर दिया। राहत की बात यह रही कि प्रदर्शनकारी जब तक काफिले तक पहुंचते, इससे पहले दिलीप घोष की गाड़ी कुछ मीटर आगे निकल चुकी थी, लेकिन उनके काफिले में शामिल दूसरी गाड़ियों पर लोगों ने पत्थरों की बारिश कर दी। मेरे ऊपर हमला कोई नई बात नहीं है, 50 बार हो चुका है और जितना हमला हुआ उतना बीजेपी बढ़ा। वहीं ममता बनर्जी के लिए दो बुरी खबरें आई। पहली, ममता बनर्जी की पार्टी के विधायक बेचाराम मन्ना ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। दूसरी, टीएमसी के पावरफुल नेता और परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बगावत के संकेत दिए हैं। मंगलवार को बंगाल में नंदीग्राम दिवस मनाया गया। शुभेंदु अधिकारी टीएमसी की रैली में नहीं गए। मिदनापुर में अलग रैली की, जहां ना तो ममता बनर्जी की फोटो लगी थी, ना ही टीएमसी के पोस्टर थे। जो लोग सबका साथ, सबका विकास या सबका विश्वास को अर्जन करने की रास्ते में जो भी हमारे साथ आना चाहेंगे, वो केंद्रीय और राज्य जो है मिलकर डिसाइड करेंगे, इसको हमारे साथ लेना है। शुभेंदु अधिकारी को टीएमसी में ममता बनर्जी के बाद नंबर 2 लीडर माना जाता है। शुभेंदु अधिकारी कैबिनेट की मीटिंग में भी शामिल नहीं हो रहे हैं। सिर्फ शुभेंदु अधिकारी ही नहीं, ममता के 3 और मंत्री राजीव बंदोपाध्याय, रविंद्रनाथ घोष और गौतम देव भी कैबिनेट मीटिंग में नहीं गए। दिवाली के मौके पर पीएम मोदी के वोकल फॉर लोकल की मुहिम का बड़ा असर दिख रहा है और ज्यादातर शहरों में लोग चाइनीज की जगह स्वदेशी सामान खरीद रहे हैं। जो इंडिया की चीजें हैं वही देख रहे हैं, वही खरीद रहे हैं। दूसरे देशों का क्यों बढ़ाना, अपने देश की तरक्की में ज्यादा फायदा है। लोकली खरीदनी चाहिए ताकि जो हम पैसा लगाते हैं हमारे ही लोगों को फायदा हो उसका। मैं हर चीज ऑलमोस्ट लोकली खरीद रही हूँ। मैं हर बार यही लेती हूँ, अपना इंडियन। ये पीएम मोदी के वोकल फॉर लोकल की मुहिम का ही असर है, जो शहर दर शहर मेक इन इंडिया का नारा बुलंद हो रहा है। त्योहारों के सीजन में बाजारों में स्वदेशी सामान की डिमांड बढ़ गई है। राजधानी दिल्ली के लोग देश की बेहतरी के लिए स्थानीय कारीगरों के बने सामान को महत्व दे रहे हैं। लोगों का यही मानना है कि हाँ, ऐसा होना चाहिए, लोकल सामान जो है वो खरीदा जाना चाहिए, ताकि जो जिनकी दुकानें इस तरह स्थानीय दुकानें लगी हुई हैं, उनका सामान अच्छे से बिके और उनका भी त्योहार अच्छे से जाए। मुंबई के बाजार में लोग चाहते हैं कि इस दिवाली देश में बना सामान मिल जाए, तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। हम लोग ने इस बार टोटल जितना भी नया बाइंग किया ना स्टॉक, हम लोग ने टोटल इंडियन आइटम बाई की है। पहले पूछते हैं कि इंडियन वाला दो, इंडिया को पहले प्रेफर करते हैं। मुंबई की तरह ही जयपुर में भी दियों से लेकर मोमबत्ती तक, झालरों से लेकर सजावट के दूसरे सामान भी स्थानीय कलाकारों के हाथों से बने हुए खरीदे जा रहे हैं। अमूमन यहाँ पर चाइनीज निर्मित तमाम सामान मिलते हैं, लेकिन इस बार मिट्टी के जो घर में जो तमाम बर्तन हैं जो सजाने के लिए हैं वो बिक रहे हैं। और सबसे बड़ी उसकी वजह ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील लोकल फॉर वोकल, और यही वजह है कि तमाम लोग खरीद भी रहे हैं। तमाम गृहिणियाँ यहाँ पर आई हैं। दिवाली के मौके पर हर साल बाजार चाइनीज आइटम से पट जाया करते थे, लेकिन इस बार देश के सभी बड़े शहरों में स्वदेशी सामान ने पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया है, जिससे छोटे छोटे उद्योगों को बल मिल रहा है। साथ ही भारतीय हुनर को दुनिया में पहचान मिल रही है। दिल्ली में कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़े ने यह साबित कर दिया है कि राजधानी में वायरस की 3rd वेव शुरू हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना कहर बनकर टूट रहा है और लोग बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रख रहे हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना का वायरस खतरनाक स्पीड से फैल रहा है। रोजाना कोरोना के डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं, लेकिन दिल्ली वालों को ना 2 गज की दूरी का ख्याल है और ना ही मास्क का कुछ अता पता है। वो बेधड़क कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। यही वजह है कि दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से 104 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में अब तक एक दिन में कोरोना से मौत का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 16 जून को कोरोना की वजह से 93 लोगों की मौत हुई थी।
दिल्ली कोरोना के थर्ड वेव में आ चुकी है। रही सही कसर दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण ने पूरी कर दी है, लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं वो लोग जो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को लेकर लापरवाही बरत रहे हैं। 28 अक्टूबर के बाद से दिल्ली में कोरोना के मामलों में अचानक उछाल देखा गया है। 28 अक्टूबर को राजधानी में पहली बार एक दिन में 5000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हुए थे। ये संख्या बढ़ते बढ़ते बुधवार को पहली बार 8000 को पार कर गई, लेकिन डराने वाले आंकड़ों के बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं है। मास्क ढंग से क्यों नहीं पहन रहे हैं आप लोग? ये बार-बार स्लिप हो जा रहा है। भीड़ इतनी ज्यादा है मार्केट में, ये आपको खतरा हो सकता है। कोविड के मामले इतने बढ़ रहे हैं, ये जरा सी लापरवाही आपको संक्रमित कर सकती है। कोरोना बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। सर अब पहन लेता हूँ। मास्क आपने प्रॉपर क्यों नहीं लगाया? सर जी मास्क पूरा लगा रखा था, वो मैंने अभी इनसे कुछ बोल रही थी इसलिए मैंने। शॉपिंग के लिए आए जी। तो मास्क क्यों नहीं पहना आपने? नहीं सर एक्चुअली था वो ये खिला रही है ना बार उनको दिक्कत ये है। आपके नाक के नीचे क्यों था मास्क? वो नीचे हो गया होगा, चलते चलते पता नहीं लगा होगा। इसलिए अपील आपसे है कि दिवाली जरूर मनाएं, लेकिन कोरोना को बिल्कुल अनदेखा ना करें। एमपी के इंदौर में एक शख्स के साथ पुलिस की बर्बर पिटाई का वीडियो सामने आया है और इंदौर पुलिस की इस निर्दयता को देखकर आपको भी बेहद गुस्सा आएगा। वर्दी के रौब में चूर एक पुलिसकर्मी ने पहले तो बाइक सवार दो शख्स को जमीन पर पटक दिया और फिर अपनी गलती मानने के बजाय बीच सड़क पर डंडे से उनकी पिटाई शुरू कर दी। पुलिस की बर्बरता की तस्वीर मध्य प्रदेश के इंदौर से आई है। सीसीटीवी वीडियो में आप देख सकते हैं बीच सड़क पर पुलिस की कार खड़ी है। अचानक गाड़ी का दरवाजा खुला, दो बाइक सवार कार के गेट से टकराकर जमीन पर गिर गए, लेकिन सिपाही ने उन्हें उठाने के बजाय पिछली सीट से डंडा निकाला और हाथ जोड़कर माफी मांग रहे शख्स को पीटना शुरू कर दिया। दूसरा पुलिसकर्मी उसे छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन बात नहीं बनी। उल्टे गिरहबान पकड़कर उसे गाड़ी में डालने की कोशिश की। गिड़गिड़ाकर माफी मांगने के बाद वो उसे छोड़ देता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लोग इस पुलिस वाले की गुंडागर्दी पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पिटाई करने वाले पुलिसकर्मी की पहचान कालीचरण के रूप में हुई है, जो इंदौर के ग्वालटोली थाने में तैनात है। यूपी के गोंडा में आबकारी विभाग की टीम पर अवैध शराब कारोबारियों ने हमला कर दिया है और आबकारी टीम शराब माफियाओं को पकड़ने गई थी, लेकिन उल्टा मुसीबत में फंस गई। आबकारी विभाग की टीम कच्ची शराब के सौदागरों को पकड़ने गई थी, लेकिन ग्राम प्रधान ही बचाव में खड़ा हो गया। वो फावड़ा लेकर आबकारी टीम पर टूट पड़ा। आबकारी विभाग की टीम के साथ पुलिस वाले भी थे, लेकिन ग्राम प्रधान ने जब हमला बोला तो सरकारी मुलाजिमों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अपराधियों को पकड़ने के बजाय सरकारी टीम किड़किड़ाने लगी। ये मामला गोंडा के गोंडियनपुरवा इलाके का है। आबकारी टीम पर हमला करने के आरोप में पुलिस ने 8 लोगों को पकड़ा है। 8 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है और अवैध शराब की बरामदगी भी की है। फिलहाल मुख्य आरोपी ग्राम प्रधान फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आश्रम में घुसकर एक साधु पर जानलेवा हमला किया गया और साधु पर हमला किसने और क्यों किया, इसका खुलासा नहीं हुआ है। महाराष्ट्र में साधुओं पर हमले की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। पालघर में हत्या के बाद अब औरंगाबाद में एक साधु पर जानलेवा हमला हुआ है। पुलिस के मुताबिक औरंगाबाद जिले के चौक परिसर लांडसा वंगी इलाके में प्रिय शरण महाराज का आश्रम है। बुधवार की रात 7 से 8 अज्ञात हमलावर आश्रम का दरवाजा खोलकर अंदर घुसे और प्रिय शरण महाराज पर चाकू से हमला कर दिया। जान बचाने के लिए जब उन्होंने शोर मचाया तो आसपास के लोग जाग गए और हमलावर जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। इसके बाद जख्मी हालत में साधु को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनकी हालत खतरे से बाहर है। इस मामले में फुलंबरी पुलिस स्टेशन में हत्या की कोशिश और मारपीट का केस दर्ज किया गया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। अभी तक हमले की वजह का पता नहीं चल सका है। और अब देखिए 7 समंदर पार से अनोखे अंदाज में आई दिवाली का बधाई संदेश। मशहूर अमेरिकी सिंगर मेरी बिलबेन ने खास अंदाज में ओम जय जगदीश हरे आरती को गाया।
फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए अयोध्या नगरी में दिवाली की भव्य तैयारी।